हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीक और आज मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी। ये कहानी मेरे पार्टनर साहिल ने अपने किसी रिश्तेदार से सुना है। आज का कहन साहिल और मेरे कलम से सुनेंगे। कुछ साल पहले दो अलग गांव के दो अनजान लोग, रमेश और इमरान। रमेश की उम्र 28 साल, शादीशुदा, और इमरान 20 साल का, जिसने अभी घर के पैसों के तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ काम करने का फैसला लिया। दोनों की पहचान इमरान के दूर के मामा ने करवाई थी। इमरान को रमेश के साथ मुंबई सिलाई के काम करने के लिए भेजने का फैसला लिया गया। इमरान पहली बार अपने शहर, घर और अपने अम्मी अब्बू से दूर जा रहा था। रमेश पहले भी उसी फैक्ट्री में सिलाई का काम कर चुका था। कुछ कारणवश रमेश 6 महीने पहले वो अपने घर वापस आया था। दोनों झारखंड के मधुपुर रेलवे स्टेशन पे मुंबई जाने के लिए मिलते हैं। इमरान, कैसा लग रहा है? पहली बार घर से बाहर। सारा सामान रख लिया ना? जी भैया, ज़रूरत का सारा चीज़ तो ले लिया है, बस जाते ही मन लगा कर काम करना है। अच्छा, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। हमारे मालिक भले आदमी हैं। मुंबई के 2 दिन के लंबे सफर के लिए दोनों तैयार थे। ट्रेन आते ही वो दोनों अपना अपना सामान लेकर अंदर जाते हैं। 2 दिन बड़ी मशक्कत के साथ बीत जाती है। वो दोनों अपने मुंबई के फैक्ट्री पहुंचते हैं। दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। ये फैक्ट्री एक बिल्डिंग के बेसमेंट में सिमटी हुई एक स्कर्ट की फैक्ट्री थी। अंदर जाते ही इमरान को एक अलग सा नया अनुभव होता है। लगभग 20 से 25 कारीगर वहां अपना काम बड़ी तेजी से कर रहे थे। सब अपने काम में मशगूल और बड़े अनुभवी मालूम होते हैं। वहां मशीन की तेल की तेज खुशबू, इलेक्ट्रिक मशीन की भीनी आवाजें और थान के नए कपड़ों की खुशबू आ रही थी। इमरान को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। उसे इन खुशबू से परहेज था, मगर अब उसे यहाँ ही रहना है। इमरान इस बात को अच्छे से जानते हुए यहाँ के सारी चीज़ों की आदत डालने की तैयारी में लग जाता है। वहाँ सामने काउंटर पर रमेश जाकर एक शख्स से मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सालों यहाँ इसी कुर्सी पर पान मुंह में दबाए दिन काटता हो। वो शख्स यहाँ का मालिक मालूम होता है। मालिक रमेश को देखकर उसे पहचान जाता है। अरे रमेश बेटा, कैसे हो? तुम्हारी बिटिया कैसी है? जी, सब ठीक है। छोटी की तबीयत ही बड़ी ख़राब थी, अभी ठीक है। ये इमरान, जिसके बारे में आपको बताया था। मन लगाकर काम करना बेटा। चलो, ऊपर 55 नंबर कमरा खाली है, और वहाँ अपना सामान रख दो। और रमेश, ध्यान रखना बच्चे की। मालिक उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देते हैं। इमरान और रमेश अपना बैग उठाकर ऊपर पहले माले पर कारीगरों के लिए बने कमरों की तरफ जाने लगते हैं। कमरे के पास पहुंचते ही एक अलग एहसास होता है। रमेश दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। इमरान को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई है। अपना ध्यान भटकाते हुए वो कमरे को देखता है। कमरे के अंदर बस एक गैस स्टोव और कुछ खाना बनाने का बर्तन पड़ा है। कमरे का आचरण ठीक नहीं था। दोनों अपना सामान कमरे के कोने में रखते हैं और साफ सफाई करना शुरू करते हैं। सफाई होने के बाद चटाई निकालकर रमेश इमरान से कहता है, इमरान, अब आराम कर लो, कल से काम समझा दूंगा। और हाँ, अपने घर पर फ़ोन करके बता दो पहुंच गए हो। जी भैया। रमेश खिड़की के पास खड़े होकर अपने घर पर फ़ोन करता है। इमरान भी अपने पिता को बताने के लिए फ़ोन घुमाता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, पहुंच गए? जी अब्बू, अभी कुछ देर पहले पहुंचा। आप रास्ते में ही हैं? हाँ बेटा, आज से ही तो काम नहीं दे दिया उन्होंने। नहीं अब्बू, कल से। ठीक है बेटा, आराम करो। जी ठीक है अब्बू, अम्मी को सलाम कहिएगा। अगले दिन सुबह रमेश ने इमरान को सारा काम समझा दिया। इमरान कुछ ही दिनों में सारा काम समझकर अपना काम करना शुरू करता है। दोनों अच्छे से काम करने लगते हैं। 1 महीना बीत जाता है। इस बीच बहुत सारी घटनाएं होती है, मगर दोनों नजरअंदाज करके काम में मन लगाते हैं।
एक सुबह इमरान काम पर जाने के लिए रमेश को उठाता है। भैया, भैया उठिए, आज इतवार है, काम ज़्यादा होगा, टाइम हो चुका है, उठिए। इमरान, तुम जाओ, रात से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कल रात का बिरयानी दिक्कत कर दिया, आज जाना मुश्किल है। कुछ दवा लेकर आते हैं, आराम हो जाएगा। और साथ में मालिक को भी बता देंगे आप नहीं आएंगे आज। ठीक है इमरान। इमरान नीचे जाता है, अपने मालिक को बताकर रमेश को दवा पहुंचाता है और अपने काम में लग जाता है। शाम हो जाती है। इमरान वापस कमरे में आता है। रमेश की हालत अब और ख़राब हो चुकी थी। इमरान रमेश को देखकर कहता है, भैया, दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं इमरान, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब बर्दाश्त के बाहर है। दवा लिए थे आप? लिए थे, उसके बाद खाना भी खाए, मगर सब बाहर आ गया, उल्टी हो गया। रमेश का दर्द और भी बढ़ते ही जा रहा था। वक्त गुजर गया, दोनों लेटे हुए थे। रात के 2 बजे अंधेरे में किसी की आवाज़ इमरान को सुनाई देती है। इमरान अपनी आंखें खोलता है। उसकी छाती पर एक अजीब सी औरत बैठी हुई थी। उस पर हमला करने ही जाती इमरान नींद से उठ जाता है। रमेश जोर से चीख उठता है। उसका पेट दर्द अब सहा नहीं जा रहा था। इमरान रमेश की हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत अपने मालिक को फोन करता है और कहता है, हेलो, रमेश भैया का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जल्दी ऊपर आइए, कुछ हो जाएगा, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या? हम तुरंत आता हूँ। मालिक दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। रमेश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बाकी कारीगर भी इकट्ठा हो चुके थे। सबने मिलकर रमेश को हॉस्पिटलाइज किया। चेकअप्स हुए, टेस्ट की रिपोर्ट्स आई। डॉक्टर भी रमेश की रिपोर्ट्स देखकर हैरान हो गए थे। रमेश की हालत खराब तो थी, मगर उसका रिपोर्ट्स क्लियर था। ना फूड पॉइजनिंग, ना कुछ और। मालिक ने इमरान को रमेश के घर पर इत्तला करने की बात की। इमरान ने फोन घुमाया और उसके परिवार को सारी बात बताई। रमेश के पिता जल्द से जल्द मुंबई पहुंचने की कोशिश में लग गए। 3 दिन बीत गए। रमेश की हालत और खराब हो चुकी थी। रमेश के माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं। रमेश की माँ उसका हालत देखकर रो पड़ती है। उस वक्त उन्होंने एक राज से पर्दाफाश किया। उसकी माँ ने रोते हुए बताया, रमेश को एक जिन परेशान करती है। उन्होंने एक तांत्रिक भी दिखवाया था और वो ठीक भी हो चुका था। तभी वो घर से वापस मुंबई आया था। इमरान ये सब सुनकर डर जाता है, परेशान हो जाता है। रमेश की हालत और भी पस्त होते जा रही थी। ना तो वो कुछ खा पा रहा था और ना ही अब वो किसी से बात करने की हालत में भी था। अगली सुबह रमेश के माता पिता उसे घर वापस लेकर चले जाते हैं। इमरान अब उस जिन के सोच में पड़ चुका था। ना उसे काम में मन लगता था, ना ही उसे अपने कमरे में रहना पसंद आता था। कुछ दिनों तक इमरान रमेश की खबर लेता रहता है। काम का बोझ बढ़ने की वजह से कई दिनों से उसने रमेश की खबर नहीं ली थी। अपने कमरे में जाने से बचने के लिए इमरान फैक्ट्री में ही ओवरटाइम करने लगता है। अब शुरू होता है जिन का तांडव। कई दिन ओवरटाइम करने के बाद वो काफ़ी थक चुका था। इमरान ने अपने कमरे में जाने की सोची। जैसे ही वो कमरे के पास जाता है, उसे एक आहट आती है। दरवाजे के फांक से उसे एक परछाई दिखती है। इमरान दरवाज़ा तेज़ी से खोलता है। उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ता है। अंदर सिर्फ अंधेरा छाया था। अचानक बाथरूम का नल चालू होता है। इमरान दौड़कर बाथरूम में जाता है। वहाँ सब कुछ शांत था, सारे नल बंद थे। उसे लगता है उसका ये वहम है। वो थका हुआ है शायद, इसलिए उसके जहन में ये सब आ रहा है। वो ज़मीन पर चटाई बिछाकर लेटता है, अपनी आंखें बंद करता है। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसे ऐसा महसूस हुआ कि पंखे पर कोई लटक रहा है। उसने अपनी आंखें खोली, कोई पंखे के ऊपर से उसके तरफ कूद जाता है। इमरान कूदता है। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती है। शायद ये मेरा वहम है।
या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? इमरान के पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। इमरान फिर से डर गया। इमरान अपने खुदा को याद करता है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। वो रात भर सो नहीं पाता। ये सब बहुत अजीब था इमरान के लिए। सुबह जब वो फैक्ट्री जाता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। फैक्ट्री में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कहीं और है। वो अपना काम शुरू करता है मगर उसकी मशीन काम नहीं करती। धीरे धीरे बहुत सारे मरे हुए लोग फैक्ट्री के कमरे में बढ़ने लगते हैं। सारे लोग इमरान को पुकार रहे थे, उसका नाम ले रहे थे। एक जोर का झटका लगता है इमरान को। अपने सामने वो उमेश को पाता है। फैक्ट्री का रंगत बदल गया। सब कुछ सामान्य हो गया। उमेश उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? हाँ? इतने देर से पुकार रहा हूं, कहाँ खोए हो? हाँ, सब ठीक है। उमेश वहां से जाने लगता है। तब इमरान उससे कहता है, अच्छा उमेश, हाँ बोलो। वो क्या हुआ इमरान? परेशान दिख रहे हो। वो कह रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह लो तो। सब ठीक तो है इमरान? कुछ ठीक नहीं है उमेश। अजीब सी आवाज़ें आती है, घटनाएं घट रही है। मुझे अकेले डर लग रहा है। तुम रहोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, दिक्कत नहीं है, मैं रह लूँगा। असल में काम बढ़ने से ये सब हो रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मालिक को बता देना अपने कमरे के बारे में। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी उसे पिछले रात का डर सताने लगता है। रात का समय और गलियारे से आ रही ठंडी हवा के झोंके इमरान को पिछली रात के साये के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। सारे कारीगर अपना अपना काम खत्म करने के बाद कमरे की तरफ जाने लगते हैं। उमेश भी इमरान को कहता है चलने के लिए। इमरान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों काउंटर के पास खड़े होकर एक ऑर्डर लिखते हुए मालिक के पास जाते हैं। इमरान मालिक से कहता है, वो कह रहे थे, बोलो बेटा। कमरे में अजीब सी आवाज़ आ रही थी, किसी को हम देखे। कोई है कमरे में? मालिक एकदम से रुक जाते हैं और इमरान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे इमरान बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। काम का लोड बढ़ गया होगा और कुछ नहीं, चिंता मत करो। आज अगर कुछ होता है तो जरूर बताना, मैं आऊँगा। इमरान और उमेश दोनों कमरे के करीब पहुंचते हैं। इमरान को फिर ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई है, मगर इस बार सिर्फ परछाई नहीं बल्कि किसी की बात करने की आवाज और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। इमरान इस बार बहुत ज्यादा डर जाता है। उमेश इन सब बातों से अनजान था। उमेश कमरे का ताला खोलता है। ताला खोलते ही उसे भी ऐसा लगता है जैसे अभी उसके सामने से कोई तेजी से गुजर गया। दोनों कुछ देर के लिए कमरे के दरवाजे पर ठहर जाते हैं। इमरान कमरे की बत्ती जलाता है। कमरे में कोई नहीं था, पर एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास दोनों को होता है। उमेश अंदर आता है और कमरे को एक बार अच्छे से निहारता है। दोनों बहुत थके हुए भी थे, उन्हें भूख भी लगी थी। उमेश इमरान से कहता है, मैं खाना लेकर के आता हूँ, तुम यहीं रुको। इमरान थोड़ा डरा होता है पर वो कुछ कहता नहीं। उमेश नीचे से खाना लेकर आता है, कमरे का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने खिड़की पर इमरान बाहर देखते हुए दिखाई देता है। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उमेश अंदर आते हुए इमरान से कहता है, आओ इमरान, खाना खा लेते हैं। इमरान कोई जवाब नहीं देता। उमेश फिर से कहता है, आओ इमरान। इमरान उसके तरफ मुड़ता है। उमेश उसे देखकर डर जाता है। खौफनाक भाव इमरान के चेहरे पर, एकटक देखती आंखें एकदम लाल और उसकी खौफजदा मुस्कान उमेश को कांपने पर मजबूर कर देती है। इमरान उमेश से कहता है, बोलो उमेश, कैसे हो? इमरान की तरह नहीं,
बल्कि किसी जाने पहचाने शख्स के जैसा बात कर रहा था। उमेश कुछ समझ नहीं पाता। वो इमरान को झंझोड़ते हुए कहता है, ये क्या है? इमरान, इमरान होश में आओ, इमरान। इमरान कुछ देर के लिए होश में आता है। इमरान का बर्ताव बिल्कुल अलग लग रहा है। उसका आचरण मानो बदल रहा था। एक पल वो इमरान होता था और दूसरे ही पल कोई और। ये कौन था उमेश को समझ नहीं आ रहा था। और वो उमेश का नाम कैसे जानता था? उमेश इमरान को देखकर हड़बड़ा गया था। इमरान रोते हुए कहता है, मुझे बचा लो उमेश। तो अगले ही पल वो मुस्कुरा कर उमेश को देखता है। उमेश जल्दी से अपने मालिक को फोन घुमाता है, उन्हें सारी बात बताता है। उसका मालिक इमरान के कमरे में पहुंचता है। मालिक के कमरे में आते ही इमरान उसके तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कैसे है मालिक, पहचाना? और जिज्ञा कैसी है अब? उनका मालिक ये सुनकर दंग हो जाता है। जिज्ञा मालिक की बेटी थी। जब रमेश अस्पताल में भर्ती था तब जिज्ञा की भी तबीयत बहुत खराब थी। उसके मालिक ने सिर्फ एक इंसान से ये जिक्र किया था। जिज्ञा के बारे में उस इंसान को छोड़कर और किसी को भी नहीं पता। उनके मालिक 2 कदम पीछे जाते हैं और कहते हैं, रमेश। इमरान एक डरावनी हंसी के साथ कहता है, हाँ, आपने मुझे पहचान लिया। उमेश वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर ये सब सच था। उनके मालिक फिर से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? रमेश तो मेरी मृत्यु यहाँ से जाते ही कुछ ही महीनों में हो गई थी और मेरी आत्मा भी इस कमरे में फंस गई है। उनके मालिक बिना देरी किए तुरंत रमेश के परिवार को इसके बारे में बताते हैं। फोन पर रमेश की माँ रमेश की मृत्यु के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि रमेश के पास एक जिन थी जो उससे प्रेम करती थी और उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। रमेश जब भी अकेला होता था वो जिन उसके साथ होती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी, अपनी सारी जरूरतें भी पूरा करती थी। पर जब रमेश मुंबई काम करने गया तब वो जिन से दूरी बनाना शुरू किया, जिसके वजह से वो बीमार और कमजोर होता गया। जब वो रमेश को लेकर घर गए और एक तांत्रिक को दिखलाया गया, इसी गुस्से में जिन ने रमेश को मार दिया और उसकी आत्मा अपने साथ ले गई। सारे कारीगर इकट्ठा हो जाते हैं। सब डरे हुए इमरान की तरफ देखते हैं। एक तांत्रिक मालिक के जान पहचान का था। उन्होंने उस तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आते हैं। तांत्रिक के आते ही इमरान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तांत्रिक ने उमेश से इमरान को पकड़ने के लिए कहा। लाल सिंदूर का घेरा इमरान के चारों तरफ बनाया गया। थैले से राख के अवशेष इमरान के माथे पर मली गए। और मंत्र जाप शुरू हुआ। अचानक इमरान अत्यंत विकराल और डरावने स्वर में चीख मारता है। अब वो रमेश की तरह भी नहीं, अब उसके अंदर वो जिन का बसेरा था जिसने रमेश को मारा था। तांत्रिक इमरान के चीखते ही जोर से पूछते हैं, क्यों मारा तुमने रमेश को? इमरान के अंदर की जिन एक भयानक हंसी हंसती है जिससे पूरा कमरा एक अंधकारमय वातावरण में बदल जाता है।
जो करना था तूने किया, अब चली जा यहां से। मैं तुझे बसेरा दूंगा, अपने परिवार के साथ वहीं रहना। काफी देर दोनों के बीच झड़प हुई। आखिर में जिन ने हार मान लिया। इमरान बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली, सारे कारीगर और उन लोगों के मालिक उसके सामने खड़े थे। इमरान उठकर कहता है, कुछ हुआ क्या? नहीं इमरान, सब ठीक है। तुम्हारी बस तबीयत खराब थी, तुम बेहोश हो गए थे, और कोई बात नहीं है। कई दिन गुजर गए, सब कुछ सामान्य हो गया। इमरान और उमेश उसी 55 नंबर कमरे में रहने लगे। अब किसी भी तरह की घटना उनके साथ नहीं होती है। एक दिन इमरान काम से वापस लौटता है, अपने कमरे में जाता है। उसके मोबाइल फोन की घंटी बजती है। इमरान फोन उठाता है। हेलो, कैसे हैं भैया? और भाभी कैसी है? हाँ, सब ठीक है। तुम कैसे हो? जी सब ठीक है। तुम्हारी भाभी कुछ कहना चाहती है। लो बात कर लो। जी रमेश भैया। तो कैसी लगी आपको ये जिन की कहानी? मुझे यकीन है किसी न किसी से आपने ऐसा किस्सा जरूर सुना होगा। आगे और भी ऐसे हॉरर स्टोरीज और ऑडियो बुक्स आने वाले हैं। एक रोमांचक दौर की सैर करवाने हम जरूर आएंगे। आज के वोकल्स में थे साहिल एज इमरान, रमेश तांत्रिक और जिन की आवाज उमर ने दी है। मालिक, अब्बू और उमेश मेरी ही आवाज थी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आधे से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड बी हेल्दी।